हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इमरजेंसी ड्रग के बारे में जिसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को जो है वो हम एडीआर भी कहते हैं। जो एड्रेनलिन होता है वो एक इमरजेंसी ड्रग है और इसका यूज़ जो होता है वो इमरजेंसी कंडीशन में होता है। जैसे कि किसी को कार्डियक अरेस्ट है, किसी को एनाफाइलेटिक शॉक है, किसी को जो है एक कोई पर्सन है जिसका अस्थमा का ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, वो असर नहीं कर रहा है उस पर, तो उस कंडीशन में भी हम एडीआर का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर कोई भी सुपरफिशियल ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो हम एडीआर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इसके इंडिकेशन होते हैं कि इन कंडीशनों में जो है वो एडीआर का यूज़ होता है। तो ये एडीआर कैसे वर्क करता है? एडीआर किसी पार्टिकुलर ऑर्गन की एक्टिविटी को इनहिबिट या एक्टिवेट नहीं करता, ये जो है रिसेप्टर पे काम करता है। तो वो कौन कौन से रिसेप्टर हैं? जैसे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा और बीटा दोनों रिसेप्टर पे जो है ये एडीआर वर्क करता है। अब हम बताएंगे कि ये जो रिसेप्टर का प्लेसमेंट जो होता है वो कैसे कैसे होता है। जैसे बीटा 1 रिसेप्टर जो होता है वो हमारे हार्ट पे रहता है, और बीटा 2 रिसेप्टर जो होता है वो हमारे ब्रोंक्यूल्स में और हमारे ट्रिकिया में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स पे होते हैं। तो ये जो ड्रग होती है अल्फ़ा और बीटा दोनों रिसेप्टर पे काम करती है। तो कैसे कैसे इन रिसेप्टर पे काम करके ये ड्रग्स हमारी इन कंडीशंस के लिए बेनिफिशियल है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हुआ, ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, एकदम से जो हमारा हार्ट होता है वो काम करना बंद कर देता है, बॉडी को ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है। और तो उस कंडीशन में अगर आप सीपीआर देते हो उसके साथ साथ आप एडीआर का यूज़ भी करते हो। तो जो एडीआर होता है वो आप अगर दे रहे हो उस पर्सन में कार्डियक अरेस्ट वाले में, तो वो क्या कर रहा है कि आपके बीटा 1 रिसेप्टर को जो है वो एक्टिवेट कर रहा है और हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा है। एक तो ये फ़ायदा हुआ कि उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया, हार्ट रेट बढ़ गया, ठीक है, या हार्ट रेट आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके जो अल्फ़ा रिसेप्टर है, ठीक है, वो अल्फ़ा रिसेप्टर हमारे ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये अल्फ़ा रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन वासो कंस्ट्रिक्शन कराता है। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको सिकोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये कार्डियक अरेस्ट में इसलिए जो है वो बेनिफिशियल है। ठीक है। इसके अलावा हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी थी कि एनाफाइलेटिक शॉक, उसमें भी शॉक वाली कंडीशन हो रही है, मतलब हार्ट रेट ब्लड तो पंप कर रहा है लेकिन उतना नहीं कर रहा जितना बॉडी को चाहिए। उसी कंडीशन को हम शॉक कहते हैं कि हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिज्म नीड। ठीक है। मेटाबॉलिज्म नीड के अकॉर्डिंग जो है वो हार्ट ब्लड पंप नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में जो है वो हम एडीआर दे के हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। तो हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है और कार्डियक आउटपुट भी जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी थी कि सुपरफिशियल ब्लीडिंग है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो उसके पीछे भी लॉजिक वही है कि जो हमारे अल्फ़ा रिसेप्टर होते हैं उनको एक्टिवेट करता है तो वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, और जब वासो कंस्ट्रिक्शन जो होगा तो उसकी वजह से जो जो ब्लड बह रहा है, जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो ब्लड जो है वो कम लीक होगा, है ना। हमारी सुपरफिशियल ब्लीडिंग है और उस पर आपने एडीआर दे दिया तो वैसे कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड का जो फ्लो है, जो ब्लड जिस तेज़ी से निकल रहा है वो नहीं निकलेगा, ठीक है, कम निकलेगा। इसके अलावा मान लो कोई पर्सन है जिसको अस्थमा का ट्रीटमेंट चल रहा है और वो इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हम एडीआर यूज़ करते हैं। और इसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो यही है कि जो हमारे बीटा 2 रिसेप्टर जो होते हैं ब्रोंक्यूल्स पे होते हैं और ये ब्रोंक्यूल्स का डायलेशन कर देता है, तो उसकी वजह से ये कंडीशन सबसाइड हो जाती है। ठीक है। तो अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है ना, प्रॉपर एयरवे जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता। अगर हमने एडीआर दिया तो ये ब्रोंकोल्स को डायलेट कर देता है। इस कंडीशन को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया इसके क्या क्या इंडिकेशंस हैं, और इंडिकेशन है तो उनके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये ड्रग जो है वो हमारी बॉडी में काम कर रही है। अब इसके बाद मैं बताती हूँ कि कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनको हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं, जिसमें हम एडीआर यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइपरटेंशन। अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है, ठीक है,
हाइपरटेंशन में क्या होता है, बीपी जो होता है वो रेस कर जाता है। अगर उस कंडीशन में आपने एडीआर दे दिया तो एडीआर जो है, एडीआर का मेन जो काम होता है वो जो बीपी को बढ़ाना होता है, ऑलरेडी उसके अंदर बीपी बढ़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में जो है वो हम वो दवा नहीं देते, क्योंकि वो वासो कंस्ट्रिक्शन करती है, बीपी बढ़ा देगी। तो बीपी बढ़ा देगी तो ऑलरेडी उसका बीपी बढ़ा हुआ है, तो उसमें नहीं देंगे। दूसरा हमारा ऑप्शन था डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी ऐसे कुछ होता है कि बीपी जो है वो इंक्रीज़ रहता है। तो सेम लॉजिक है कि वहाँ पे भी बीपी हमें नहीं बढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है तो उसमें भी हम जो है एडीआर नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वर्कलोड हार्ट पे है और आप एडीआर दोगे तो वो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ाएगा तो हार्ट फेल भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप जो है वो नहीं दोगे एडीआर, ठीक है। ये इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गई, जहाँ पे अभी हम देखेंगे कि ये ड्रग्स जो है वो मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल होती है। ये 1 ml का एम्पुल आता है जिसमें 1 mg होता है, मतलब 1 mg पर ml जो है आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ इसके कुछ रूट होते हैं, इनको किस किस रूट के थ्रू लगा सकते हैं। इंट्रावीनस लगा सकते हो, मतलब नस में इंजेक्शन लगा सकते हो। इंट्रामस्कुलर है, आप मसल्स में लगा सकते हो। सबक्यूटेनियस है, मतलब सबक्यूटेनियस फैट में लगा सकते हो। इंट्राट्रैकियल है, मतलब आप एयरवे के थ्रू दे सकते हो। इंट्राओसिस है, मतलब आप बोन में दे सकते हो, जैसे कि टिबिया है, फिबुला है, ह्यूमरस है, इन बोन्स में ये इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ कंडीशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया नस में दे सकते हैं, मसल्स में दे सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है कि पर्सन की कंडीशन क्या है। पेशेंट की कंडीशन सीवियर है तो हम अलग अलग रूट अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट चॉइस ऑफ रूट होता है वो आपका आईवी होता है, क्योंकि आईवी सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। इससे भी फास्ट इंट्राट्रेकियल होता है क्योंकि वो लंग्स में सीधे जा रहा है, लेकिन उसको कम यूज़ करते हैं। जो आईवी होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्ट कॉमन रूट है, ठीक है। इसके अलावा आप बोन्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप ह्यूमरस में, टिबिया, फिबुला, इन सब बोन्स में भी आप कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को लगा सकते हो, ठीक है। आप कई कई बार होता है कि वेन्स आपको नहीं मिल रही है तो आप दे सकते हो, है ना, बोन्स के अंदर। और जैसे आप आईएम दे रहे हो, किसी पर्सन को एनाफाइलेटिक शॉक हुआ है तो उस कंडीशन में जो है वो आप आईएम लगा सकते हो। जब आप आईएम दे रहे हो, सबक्यूटेनियस दे रहे हो, तो इसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधे लेके उसको मसल्स में या फिर सबक्यूटेनियस फैट में लगा सकते हो। लेकिन अगर आप आईवी दे रहे हो, इंट्राट्रेकियल दे रहे हो या इंट्राओसिस दे रहे हो तो आपको जो है इसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको 1 mg पर ml आ रहा था, उसको आपको 9 ml NS के साथ में और डाइल्यूट करना है, तो ये इसका जो रेशियो है वो हो जाएगा 1:10,000, ठीक है। और ये जो अवेलेबल होता है वो 1:1000 की रेशियो में जो है वो अवेलेबल होता है, जिसको आप IM जो है यूज़ कर सकते हो, IM और सबक्यूटेनियसली। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।